हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 43। ठीक है, विज्ञान की है बेटा, 10th क्लास की और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। 12 तारीख की है, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कैसे होता है वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो हमें पता है बेटा हमारे चारों तरफ क्या है, पदार्थ हैं। जो भी वस्तुएं विद्यमान है उनको हम पदार्थ बोलते हैं, और वो पदार्थ तत्व मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित होती हैं। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। जो देखो तत्व क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ठीक है, जैसे बेटा देखो हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन किससे मिलकर बना? एक ही प्रकार के अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बना। ऑक्सीजन हो गया वो भी, क्लोरीन हो गया वो भी, नाइट्रोजन हो गया। मतलब ये ऐसे हैं जो क्या है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, कुछ यौगिक होते हैं बेटा, जैसे कि NaCl है, वो क्या है, अलग अलग से मिलकर बनाए। तो ये होते हैं तत्व। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या बोला है कि अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। तो अभी तक बेटा हमें 118 तत्व ज्ञात हैं, जितने हमें ये पता है कि पृथ्वी पर विद्यमान है, हमें ज्ञात है। हो सकता है और भी हो। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें से केवल सिर्फ 98 तत्व ऐसे हैं बेटा जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, नेचुरल हमें मिल जाते हैं। बाकी जो है बेटा वो हम मतलब कि उनको मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो। ठीक है, अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा? इनको हमें पता है इतने सारे तत्व हैं, इनको वर्गीकृत किया गया है इनकी रासायनिक या भौतिक मतलब कि कह सकते हो गुण धर्म के आधार पर। ठीक है, तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। तो इनको वर्गीकृत क्यों किया गया? इनको सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, और इनका अध्ययन आसानी से कर सके हम कि कौन सा तत्व कैसा है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें पता चल सके। ठीक है, या कोई कैसे बिहेव करता है, कौन से वाला कौन सा कैसी रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो हमें ये पता चल सके। जैसे हम क्लासेस में कहते हैं रोल नंबर से आपको क्या कर देते हैं, या पेपर में आपको रोल नंबर से बैठा देते हैं कि इस रूम में 8th के बैठेंगे, इस रूम में 9th के, इसमें 10th के। तो आपको एक वर्गीकृत किया जाता है सुव्यवस्थित ढंग से, कि अगर आपको कोई मतलब कि हमें उपलब्ध कराते हैं पेपर्स या कुछ भी, तो आसानी से वो काम हम कर सके। इसी तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले इन तत्वों को कैसे किया गया? धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया कि कौन से तत्व धातु हैं और कौन से अधातु हैं। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमें ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। फिर उसके बाद बेटा उनको अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकृत किया गया, जैसे जैसे हमें पता चलता रहा, उनके प्रॉपर्टीज़ थी, जो गुण धर्म थे, पता चलते गए। तो डोबेराइनर ने क्या किया बेटा? डोबेराइनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया। एक तरीके से कह सकते हो यार, डोबेराइनर का त्रिक ये भी बोल सकते हो। सन 1817 में डोबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब कि उनको ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। तो उसने क्या बोला कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार, जैसे इसका भार कुछ है, फिर इससे इसका ज़्यादा है और इससे इसका ज़्यादा है, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए किन्हीं भी 3 तत्वों को, जिन्हें त्रिक कहा गया। फिर उनको त्रिक का कहा, तो इस तरीके से लगाया जाए बढ़ते हुए भार में, तो उनको इसने त्रिक कहा। ठीक है, त्रिक मतलब 3। तो त्रिक के मध्यम तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होगा। तो उसने बताया कि जो ये मध्य वाला त्रिक का परमाणु होगा, उसका जो भार होगा वो इन दोनों के भार के सम के बराबर होगा, अगर हम इस तरीके से सुव्यवस्थित करते हैं तो। उदाहरण के लिए बेटा देखो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया, एक त्रिक ये हो गया। एक कैल्शियम हो गया, Sr हो गया, बेरियम हो गया,
क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इनको व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या होगा, जो ये बीच वाले का भार है इन सभी का किन के बराबर होगा, इन दोनों के, इसका इन दोनों के और इसका इन दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा, या मीन के कह दो, माध्य के बराबर होगा। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाला त्रिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23.0 एंड 39.0 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत ये है जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। अब बेटा देखो, सोडियम कहाँ पर है, मध्यम में है लिथियम और पोटेशियम के। तो इन दोनों का जो भार का योग होगा, उसका भार के योग का जो औसत होगा वो इसके भार के लगभग बराबर होगा। एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग बराबर होगा। ठीक है, ऐसे बेटा। तो लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी, सीमाएं मतलब कि कुछ कमियां रह गई थी इसमें, ये हर किसी पर लागू नहीं हो पाता था। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाई, ये 3 बेटा सिर्फ, बाकी तत्वों के नहीं कर पाए वो। इसलिए इस त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। इसलिए ये सफल नहीं हो पाई क्योंकि हमें तो 118 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, लेकिन अभी हैं, उस टाइम पर हो सकता है हमें इतने तत्व ज्ञात ना हो, लेकिन जितने भी थे उनका नहीं कर पाए वो, सिर्फ क्या 9 तत्वों को ही वर्गीकृत कर पाए। ठीक है, तो इसकी ये कुछ सीमाएं थी, इसकी वजह से फिर दोबारा से इनको वर्गीकृत करने की कोशिश की गई दूसरे आधार पर। तो दूसरी बार जो लेकर आए वो कौन थे, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। वो क्या था, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो इन्होंने भी क्या किया बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समान है। ठीक है, मान लो ये 8 तत्व हैं, इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया। तो जो 8वां तत्व है बेटा वो पहले के समान है, उसके रासायनिक गुण धर्म वगैरह। ठीक है, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। तो जो बेटा 8 उसमें वो पाए जाते हैं संगीत के अंदर, सारे गामा पा, इस तरीके से। तो उसकी तरह इन्होंने इसकी तुलना की, सुर जैसे 8 पाए जाते हैं फिर से रिपीट होने लगते हैं, उसी तरीक़ों से इन्होंने इनकी तुलना की कि इसमें भी ऐसे 8 होते हैं तत्व जिसमें 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है, उसके सभी गुण। ठीक है, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम के गुण समान हैं। तो बेटा देखो, उदाहरण के लिए लिथियम और सोडियम के गुण समान है। ठीक है, कैसे समान है बेटा, यहाँ पर इन्होंने जिस जिस के समान हुए, ये देखो सारे गामा, इस तरीके से 8 इसमें इन्होंने इनको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब लिथियम जो है उसी कैटेगरी में रखा गया है जिसमें सोडियम है। ठीक है, इस तरीके से तो लिथियम के भी गुण समान है, सोडियम के, फिर पोटेशियम के भी इनके समान है, कैल्शियम के भी और रोडियम के भी। इस तरीके से सबके गुण जो इस प्रकार हैं, इन सब के आपस में समान है, और ये हर एक 8 तत्वों के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम के बाद सोडियम 8वें नंबर पर आता है लिथियम से काउंट करोगे। ठीक है, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं बेटा, ये कुछ हद तक तो हुआ सफल, ये भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। तो बेटा ये सिर्फ कैल्शियम का क्या है बेटा, 40 तक है। ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक ही लागू हो पाया, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है 40, तो सिर्फ यहीं तक लागू हो पाया, उसके बाद नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसमें तत्व आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा क्या नाम है, उनका जो भार होता है वो और अधिक हो जाता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते, और जो भी बेटा उस समय पर ज्ञात नहीं थे और बाद में ज्ञात होते गए तो वो इस सारणी में मेल नहीं खा पाए। ठीक है, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। अब बेटा देखो, इन्होंने क्या किया, इस सारणी को ठीक करने के लिए 2 तत्वों को एक ही उसमें रख दिया। ठीक है, एक ही स्थान पर। देखो यहाँ देखो कैल्शियम रखा हुआ है, रेले, और कहीं कहीं पर खाली छोड़ दिए जगह। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर एडजस्टमेंट की है इस तरीके से इसको सेट करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये फॉलो होता तो ये अपने आप फॉलो होना चाहिए था, तो इन्होंने इसको ज़बरदस्ती फॉलो कराया है। ठीक है, असमान तत्वों को भी जिनके गुण समान नहीं है उनको भी एक स्थान पर रख दिया।
तो इसलिए इसकी भी कुछ जो सीमाएं थी वो भी ये भी सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से और भी ज्ञात किए गए, तो उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा कुछ। तो फर्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो क्यों पड़ी बेटा? हमने अभी देखा कि उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनको अध्ययन करने, उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है। फिर ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबेराइनर के त्रिक दर्शाते हैं। तो बेटा कोई भी 3 बता दो, क्योंकि 3 ही ऐसे। तो ये क्या करते हैं? डोबेराइनर का त्रिक दर्शाते हैं। ओके। नेक्स्ट है बेटा कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया, सत्य या असत्य? तो बेटा क्षितिज तो इस तरीके से होती है, लेकिन हमने पढ़ा लिथियम के बाद जो समान गुणधर्म का, तो वो इस तरीके से आया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से, तो ये असत्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो बेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं 3 सीमाएं हैं, आप इनमें से कोई भी 2 सीमाएं लिख देना। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? ये आपको दिए हैं 3-3, इनका आपको द्रव्यमान दिया गया परमाणु, तो आपको ये सत्यापित करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के भार को निकाल के और इसके बराबर चेक करना पड़ेगा है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पर हमें सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन दे रखा है, इन सब का परमाणु द्रव्यमान भी दे रखा है हमें। ठीक है, ऐसे लिख लोगे आप। फिर डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार क्या होना चाहिए, सोडियम का और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है उनके योग का हाफ, यानी कि औसत इसके सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर इनके परमाणु द्रव्यमान डाल के हमने चेक किया, ये 29 आ रहा है, जबकि सिलिकॉन का कितना होता है 28। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो बराबर नहीं है। इसलिए दिए गए तत्व सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन को डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, लिख सकते हो, या फिर नहीं होगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट चेक करोगे बेटा, इसमें हमें ये दिए गए हैं, इनका द्रव्यमान दिया गया है, तो डोबेराइनर त्रिक के अनुसार हम इस तरीके से इनका निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करके देखा तुमने, तो बेटा ये पॉइंटों में आ गया, तो लगभग मतलब लगभग ये कह सकते हो कि समान है इसके। ठीक है, तो दिए गए तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन को डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार या रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बेटा नहीं, हटा देना, किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।